मित्रों, भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से हमारे समय का साहित्य पर आयोजित संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। इस बार हमने थीम साहित्य और जन साहित्य में इतिहास रखा है और इसके पीछे हम लोग का मकसद था कि पिछले 20 सालों में या हाल के वर्षों में जिस तरह से इतिहास पर पुनर्विचार की कोशिश शुरू हुई है, या समाज का इतिहास हो या हमारे राष्ट्र का इतिहास हो, तो उन सारे सवालों को लेकर के हम लोग चाह रहे थे कि समाज विज्ञान और साहित्य से जुड़े लोग बैठें और इस पर विचार करें। और हमारी कोशिश यह भी थी कि जैसे हमने आज से 2 साल पहले 2014 में इसी थीम से हमारे समय का साहित्य के नाम से पहली संगोष्ठी की थी, और उसमें हमने समय को केंद्र में रखा था कि कैसे लेखक या कहानीकार या कवि अपने समय को अपने रचनाओं के जरिए दर्ज करता है, और ठीक उसी थीम पर कैसे एक आलोचक या कैसे एक विचारक उस पर बात करता है। और उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए इतिहास, समय के बाद इतिहास को रखा कि कैसे एक इतिहासकार अपने इतिहास चिंतन में उस इतिहास के सवालों को कैसे लेता है, और उसी प्रकार कैसे एक लेखक या कवि हो या कहानीकार समय और समाज से जुड़े सवाल को किस तरह से ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के तहत उस पर विचार करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी संगोष्ठी का मकसद यही था कि साहित्य के साहित्यकार, अनुवादक, विचारक, और हमने इसीलिए क्रम वही रखा कि पहला सत्र की जो पूरी परिकल्पना हमारी है कि शुरू में जैसे इसमें दो व्याख्यान होंगे, व्याख्यान 1 और व्याख्यान 2 होगा। एक व्याख्यान हमारे साहित्य से जुड़े लोग देंगे और दूसरा व्याख्यान हर सत्र में इतिहास या समाज विज्ञान से जुड़े अध्येता या चिंतक देंगे। और उसके पीछे मकसद यह था कि एक ही विषय पर 2 डिसिप्लिन के लोग या 2 विधाओं के लोग किस तरह से विचार करते हैं, एक ही सवाल पर कैसे इतिहासकार विचार करता है और उसी सवाल पर किस प्रकार एक लेखक भी विचार करता है। और जाहिर है कि हमारे जो छात्र हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी जिज्ञासा, दिलचस्पी का कारण बनेगा कि अपने समय के सवालों से कैसे फिर जो लेखक होते हैं, कवि, कहानीकार, कैसे टकराते हैं। आज की संगोष्ठी हमारी कथा साहित्य पर केंद्रित है और उसको मानकर हम चल सकते हैं कि हम इतिहास और कथा के सवाल पर विचार करेंगे। इस पर बहुत विचार हुआ है। आप गौर करेंगे कि हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो या कन्नड़ हो या तेलुगु हो या तमिल हो, भारत के या विश्व के तमाम इतिहासकारों ने एक तरह से इतिहास से जुड़े सवालों को उठाया है और विचार किया है। कई बार ये भी तय करना मुश्किल होता है कि इतिहास के सवाल कौन कौन से होते हैं। अगर आप आधुनिक इतिहास पर विचार करें तो 1857 का संघर्ष आपके सामने है, जिसमें साझी संस्कृति, साझी विरासत के सवाल आपके ध्यान में रहे हैं। और यह भी गौर करें कि इतिहास कैसे समाज का इतिहास बनता है, तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं और उन प्रोसेस को समझना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चुनौती इतिहासकार के लिए भी होती है और एक तरह से लेखक के लिए भी होती है। अब देखेंगे कि उस समय जो सवाल था वो राष्ट्र मुक्ति का सवाल था। फिर कैसे राष्ट्र मुक्ति का सवाल एक तरह से धीरे धीरे गांधी के आने के बाद, गांधी के आने से पहले ज्योतिबा फूले जैसे जब लेखक थे, तो धीरे धीरे कैसे वह सवाल सामाजिक मुक्ति के सवाल में तब्दील हो गया और वह सामाजिक मुक्ति समानांतर एक तरह से राजनीतिक मुक्ति या पैरेलल राष्ट्र मुक्ति के सवाल से जुड़ी रही। और उसी में फिर आप गौर करेंगे कि धीरे धीरे एक तरह से फिर सामाजिक मुक्ति में एक तरह से दलित मुक्ति का सवाल या फिर स्त्री मुक्ति का सवाल। आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा इतिहास रहा है भारतीय समाज का या फिर एक तरह से भारतीय राष्ट्र का, स्त्री का सवाल एक बड़ा सवाल रहा है। उसको इतिहासकार कैसे देखते रहे हैं। इसी तरह से ज्योतिबा फूले से लेकर के 1870 के बाद जिससे से गुलामगिरी या ऐसे सवालों पर विचार किया लोगों ने, तो दलित मुक्ति के सवाल पर भी विचार किया। और एक तरह से आप गौर करेंगे कि मराठी साहित्य में या मराठी समाज में एक तरह से रेनेसां जिसे हम कहते हैं, वो दलित मुक्ति के सवाल से जुड़ी हुई है। और ठीक उसी प्रकार जैसे तमिल रेनेसां का गहरा संबंध राष्ट्र मुक्ति के सवाल से है, बंगाल के रेनेसां का सवाल बुद्धिजीवी वर्ग के उदय से है, या उसी प्रकार हिंदी पट्टी में जो सवाल था मुक्ति का, वो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। कहने का अर्थ कि इतिहास के अनेक स्रोत होते हैं, इतिहास की अनेक परिणतियाँ होती हैं, उस पर हर आदमी, हर व्यक्ति या हर चिंतक अपने अपने तरीके से विचार करता है। और जाहिर है कि स्वाधीनता के बाद बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए। देश का विभाजन हुआ, विभाजन को लेकर के बड़े बड़े कथाकारों ने, मतलब आग का दरिया जैसा कुटले नहतर का नवेला या यशपाल का झूठा सच आया या तमस आया,
तो यह भी देश विभाजन भी एक इतिहास का बड़ा सवाल था। इस विभाजन ने एक तरह से सांप्रदायिकता के सवाल को अलग अलग तरीके से देखने का नजरिया दिया। आप देखेंगे हमारे सामने अवधेश प्रीत बैठे हुए हैं या हरि भटनागर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इन सवालों पर बहुत गहराई से विचार किया है। इनकी कहानियाँ इन्होंने जो लिखा है वह इतिहासकार के लिए, समाजशास्त्री के लिए बहुत बड़ा एक तरह से टूल्स मुहैया कराती है। आज के सत्र में हमारे 2 व्याख्यान होंगे। पहला व्याख्यान हितेंद्र पटेल देंगे, वो इतिहास पढ़ाते हैं, कोलकाता में हैं, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में हैं। और आज के दूसरे वक्ता हमारे साहित्य से हैं, प्रोफेसर राम बख्श हैं, वो जेएनयू में हिंदी के प्रोफेसर हैं। और आज जो कहानीकार कहानी पढ़ेंगे उसमें एसआर हरनौट जी शिमला से आए हुए हैं। और उत्तर भारत की जो जिंदगी है, खास करके पहाड़ की जो जिंदगी है, पहाड़ का जो समाज है, ये जितनी गंभीरता से एक तरह से कहे कि सामाजिक सवालों पर विचार करते हैं, उतनी ही गंभीरता से ये गांव के इतिहास पर भी विचार करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा भी एक लेख लिखा है गांव के इतिहास को लेकर के, और इन्होंने हिमाचल के भी बहुत सारे संदर्भों को लेकर के इतिहास पर ये काम लगातार कर रहे हैं। दूसरे हमारे कहानीकार आज के हरि भटनागर होंगे। और हरि भटनागर जैसा उनके भोपाल में रहते हैं, साक्षात्कार पत्रिका के संपादक रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ बहुत छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। इन्होंने छोटी कहानियों में जिस तरीके से, जिस मार्मिकता के साथ एक तरह से कहिए कि वो उसका एनालिसिस करते हैं मन का, और मन के साथ ही समाज का, वो काफ़ी मतलब प्रभाव छोड़ता है। और ये बहुत अच्छे मतलब कथाकार हैं और इनका बहुत प्रभाव है मतलब समकालीन हिंदी कहानी को एक तरह से आगे बढ़ाने में, जैसे हरनौट जी का है उसी तरह से इनका भी बड़ा प्रभाव है। हमारे आज के तीसरे कहानीकार अवधेश प्रीत थे। जैसा मैंने कहा कि अवधेश प्रीत की कहानियाँ बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। इनकी हमजमीन कहानी की चर्चा भी मैं श्री प्रकाश जी से कर रहा था। हमारे यहाँ उर्दू के प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर हैं, और उसी तरह से हमने बसारत मंजिल की उनसे चर्चा की कि कैसे एक तरह से लेखक मतलब स्वाधीन भारत के बाद के जो इतिहास के जो सवाल है, जैसे सांप्रदायिकता का सवाल है, 47 की सांप्रदायिकता वही नहीं है, मतलब जो है वो 1992 में आकर के थोड़ी सी बदल जाती है। 47 में गांव में विभाजन नहीं हुआ था, गांव के लोग मिलजुल करके रहते थे, लेकिन 92 तक आते आते एक तरह से गांव में विभाजक रेखा दिखाई देने लगी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो एक लेखक कैसे एक तरह से इस सांप्रदायिकता के सवाल को अपने नजरिए से देखता है। इसके साथ ही इन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के या ऐसे भारतीय समाज का जो सबल्टन समाज उसको लेकर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है अवधेश जी ने। वो हिंदुस्तान के वहाँ पर बहुत सीनियर मतलब संपादक विभाग के सदस्य हैं। और आज के अगले कहानीकार हमारे अनुज जी हैं। अनुज जी कथा पत्रिका निकालते हैं और ये भी अलग तरह की कहानियाँ लिखते हैं। और इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि ये अलग से विषय चुनते हैं, और जाहिर है कि जब विषय चुनते हैं तो ये मान के चलते हैं कि उस विषय पर हिंदी में कोई कहानी नहीं लिखी गई है, और बहुत बारीकी के साथ उसका हम अनुवाद आज प्रस्तुत करेंगे। कन्नड़ से हमारे पुरुषोत्तम बिलीमाली जी हैं, हमारे कन्नड़ के प्रोफेसर हैं। ये कन्नड़ कहानी का वो अनुवाद का पाठ करेंगे, तो उससे भी पता चलेगा कि आज कन्नड़ साहित्य में कैसी कहानियाँ लिखी जा रही है। और इसी तरह से अनवर पाशा हमारे यहाँ उर्दू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उर्दू से कहानी का अनुवाद आपके सामने रखेंगे, थोड़ी देर से आएंगे। करता हूँ, सागर करता हूँ कि आगे का सत्य का चिंतन। और कल का थोड़ा सा समय हमारा डिफरेंट होगा। कल हम 9:30 बजे इकट्ठा होंगे सुबह में, और 10 बजे से हम सत्र चाय पी करके 9:45 के आसपास सत्र शुरू करेंगे। कल हमारा इतिहास और कविता का सत्र है, जिसमें बद्री नारायण का अवसर पर भारतीय भाषा केंद्र और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी के इस दूसरे दिन में मैं देवशंकर नवीन भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से, अपनी तरफ से और आयोजक मंडल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कार्यक्रम के संबंध में लगभग सारी बातें देवेंद्र जी ने कह दी, पूरी संरचना सुना दी, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। पर आज जिन 5 हिंदी की मौलिक कहानीकारों को आप सुनेंगे, और कन्नड़ से एक और उर्दू से एक जो अनुवाद सुनेंगे, और 2 एक इतिहास के समालोचक और एक साहित्य के समालोचक की बातचीत सुनेंगे, वक्तव्य सुनेंगे। उसके बाद आप सब में से कुछ विचार विमर्श होगा। इनमें से संभवतः अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, रविभूषण जी और रामभक्त जी के को छोड़कर, और आज जितने भी रचनाकार अपनी रचना पाठ और अपना वक्तव्य, अपनी रचनाओं का पाठ और अपना वक्तव्य देंगे, अधिकांश लोग
बीती शताब्दी के 8वें दशक में, आप उनको जगह दे दीजिए, उनके कैमरे को बाधा पहुंचती है। बीती शताब्दी के 8वें दशक में या तो हमारी पीढ़ी, अवधेश प्रीत जी की पीढ़ी के लोग जवान हो रहे थे, कुछ हो गए थे, और कुछ जो 5-7 वर्ष हम लोगों से छोटे थे, वे लोग किशोरकालीन वय में थे, और आपातकाल सिर पर नाच रहा था। और उसके बाद ही राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर भारत देश में आया, उसने पूरे देश के युवा वर्ग की मानसिकता को तहस नहस किया। और उसके बाद से जितनी भी युवा पीढ़ी आई है, वे लगभग क्रांति से बचना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ और जमी जमाई कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की जो बात हुई थी, उसके बाद राजनीतिक विफलता का जो दौर चला, उसने न केवल युवा वर्ग को, बल्कि जिन रचनाकारों की प्रेरणा से उस दौर के युवा वर्ग संचालित होने शुरू हुए, और बाद के दिनों तक आज भी हम सभी यह देख रहे हैं कि आज के युवाओं को अपना प्रेरणा पुरुष बनाने के लिए, अपने लिए आइकन ढूंढने के लिए न तो राजनीति में कोई जगह मिल रही है, न कोई राजनीतिज्ञ उनके प्रेरणा पुरुष हो पा रहे हैं, न कोई शिक्षक हो पा रहे हैं, न कोई पत्रकार, खेल के जो आइकन हैं या नायक, जिस किसी भी सेक्टर में जाएं, ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा है। और तेजी से जिस तरह की घटनाओं का दौर इस पूरे अंतराल में आया है, इसी क्रम से, इसी तेजी से साहित्य में कुछ नए नए विचार, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, एंटी नैरेटिव्स, ये सारे सवाल उठे हैं और तरह तरह से साहित्य में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इन सभी चिंताओं से दबा हुआ इस दौर का कहानीकार आज हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में क्या सोच रहा है, इसकी छवि आपको इन कहानियों में मिलेगी। पर इन कहानियों को सुनने से पहले हमारे प्यारे भाई हितेंद्र पटेल जी जब यहाँ छात्र थे और किसी वक्त आयोजन में जब ये सवाल करने के लिए, डिस्कशन के लिए खड़े होते थे, तो इन्हें उस दौर के शिक्षक भी सुनना पसंद करते थे और धैर्य से सुनते थे। ऐसे हितेंद्र पटेल साहित्य और इतिहास और कुछ समाज शास्त्र भी, तीनों को जोड़ते हुए देखिए आपसे क्या कह पा रहे हैं प्रोफेसर हितेंद्र पटेल। मित्रों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस तरह के एक आयोजन में शामिल किया गया, जहां मैं क्या सोचता हूं इसको सुनने के लिए इस तरह का एक की ऑडियंस हमारे सामने होगी। ये मैं देख रहा हूं दीपक कुमार जी को, और हिंदी के तो दिग्गज सब हैं ही हैं, पद्मनाभ जी को देख रहा हूं, और बहुत सारे युवा साथियों को देख रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सारी स्पष्टताएं और अस्पष्टताएं उन सब को अलग हटाकर जो मुझे केंद्रीय चिंता के रूप में समझ में आ रही है इस संदर्भ में, उसको मैं आपके सामने सूत्र रूप में कहूँ। समय का अभाव है, इसलिए मैं सूत्र रूप में ही मैं अपनी बात को कह पाऊंगा आपके सामने। कल जब मैं सुन रहा था, बहुत प्यारे व्याख्यान हुए, बहुत विद्वतापूर्ण हुए, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी सी असुविधा हुई। असुविधा ये हुई कि आप ये मान रहे हैं कि इतिहासकार एक ही किस्म का काम कर रहे हैं और साहित्यकार एक ही किस्म का काम कर रहे हैं। बुनियादी रूप से हम ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि इतिहासकार बहुत तरह का इतिहास लिख रहे हैं, और हमारे मन में इतिहासकार की जो छवि है, उसकी एक रूढ़ छवि अभी भी लोगों के दिमाग में अभी भी है। वो समझते हैं कि इतिहासकार तथ्यों के साथ सहारे अपनी कहानी सुनाता है,
और साहित्यकार जो है वो सत्य के साथ खड़ा होता है। अब ये सत्य और तथ्य के अंतर संबंधों पर अगर आप व्याख्या करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी व्याख्या, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उधर मैं नहीं जाना चाहता। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिसका कुल निचोड़ ये है कि भूतकाल और इतिहास काल एक नहीं है। यही मेरा मूल वक्तव्य है कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो भूतकाल है और इतिहास काल एक नहीं है। वो इतिहास जो है वो एक 19वीं शताब्दी में निर्मित एक किस्म का ज्ञान है जो हम अतीत के बारे में पैदा कर रहे हैं ताकि साइंटिफिक नॉलेज सुरक्षित रह सके। हम ये भूल जाते हैं कि इस इतिहास के आने के पहले भी लोग अतीत के बारे में बातें किया करते थे और उसे साहित्य की तरह पढ़ा भी जाता था। हम ये भूल रहे हैं कि खुद जब इतिहास के पिता लिख रहे थे तो इतिहास को 6 रूपों में लिखा जा रहा था, जिसमें कि तथ्य आधारित जो इतिहास है, हिस्टोरियो, इसको इंक्वायरी की तरह लिया जाता था, वो एक प्रकार का ही अतीत के बारे में विवरण होता था। इसके अलावा 5 और तरह के विवरण होते हैं जो उस वक्त भी काम कर रहे थे। सेंट ऑगस्टाइन की बात आप कर ही सकते हैं, जहाँ की आप क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी और तमाम तरह की बातें हैं, मैं उस डिटेल्स में जाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो जिस इतिहास से हम आप परिचित हैं वो इतिहास दरअसल साइंस के पक्ष में खड़ा कर दिया गया एक विशेष किस्म का अनुशासन है, जिसमें हमने ये महसूस किया कि हम फिलॉसफी की तुलना में हिस्ट्री में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो 19वीं शताब्दी में दर्शन को अपदस्थ करके इतिहास ने हमारे लिए एक किस्म का ज्ञान उत्पादन किया। तो कल मैं ये असुविधा महसूस कर रहा था कि इतिहास लगभग फिलॉसफी को अपदस्थ कर चुका है, कम से कम साहित्यकारों के बीच। मुझे ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी लगती है, यूरोप के संदर्भ में ही नहीं, पूरी दुनिया के संदर्भ में, कि हम दर्शन को लगभग भूलकर अतीत के बारे में सोचने लगे हैं। तो अतीत के बारे में सोचना अब लगभग हिस्ट्री के द्वारा नियंत्रित ही हो गया है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन पिछले 25-30 सालों में इतिहासकारों के बीच में भी एक समस्या खड़ी हो गई है। इतिहासकार खुद ये कह रहे हैं कि हमने जिस इतिहास का उत्पादन किया है उस इतिहास में अतीत का बहुत बड़ा हिस्सा छूट रहा है, और वो ये मानने लगे हैं कि जिस हिस्ट्री से आप परिचित हो रहे हैं वो दरअसल क्लॉइस्टर्ड, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी बेस्ड एक किस्म का हिस्टोरिकल टेक कह सकते हैं, रिपेश चक्रवर्ती के शब्दों को मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि एक परिसर में, एक कैंपस में इस इतिहास को देखने की, पास्ट को देखने की एक खास तरह के नॉलेज को ही हम हिस्ट्री मान पाए हैं, वही एकेडमिक हिस्ट्री है। उसके बाहर अतीत के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आनी चाहिए थी, आ सकती थी। ये तो हुई मेरी पहली बात कि आप हिस्ट्री का विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि साहित्य उसके साथ खड़ा है। लेकिन समस्या दूसरी तब खड़ी हो जाती है जब साहित्य खुद ही इतिहास की गिरफ्त में आने को तैयार बैठा हुआ है। हमने साहित्य को इतिहास के हवाले करना शुरू कर दिया है और हम ये मानने लगे हैं कि हर साहित्य को हिस्ट्री में ही सिचुएटेड होना चाहिए। इस तरह से हमने 19वीं शताब्दी में अपने पूरे समाज के सारे बोध, सारी स्मृतियों को धीरे धीरे मार्जिनलाइज किया है, और ये चीज़ बड़ी पीड़ादायक है। कल जब मैं एक कहानीकार की कहानी सुन रहा था और उन शब्दों को जब मैं ध्यान में रख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये शब्द जो हैं हमारे भीतर एक किस्म की स्मृति को जगा रहे हैं, और इतिहास उसका है नहीं हमारे पास में। तो दरअसल हम जिस इतिहास की गिरफ्त में है वो अपने आप में यूरोप की गिरफ्त में है, और इसलिए हम जब भी पूरी दुनिया का इतिहास इस रूप में लिख रहे होते हैं तो उसका जो थियरिया है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल नॉलेज कह रहे हैं, वो पूरी तरह से यूरोप द्वारा नियंत्रित है। और उस यूरोप के संदर्भ में ही हम चीन का इतिहास लिखें, भारत का इतिहास लिखें, कोरिया का इतिहास लिखें या किसी भी देश का इतिहास लिखें, लेकिन उसके सारे संदर्भ जो होते हैं, उसका जो थियोरिटिकल बेस होता है वो यूरोप का ही होता है। उसमें देश होता है, उसमें इतिहास को एक खास तरीके से देखने की बात होती है। मित्रों, हम कभी कभी ये सोचना चाहेंगे, मैं आपसे आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों को हमने गिवन मान लिया है, आप 200 साल पीछे जाएं,
तो आप पाएंगे कि वो तमाम चीज़ें जिसको हमने माना कि ये प्राचीन काल से हमारे साथ है, वो ऐसा है नहीं। वो 19वीं शताब्दी में उत्पादित है। खुद जो कास्ट है, वो कास्ट इटसेल्फ जो है हमारे यहाँ जिस रूप में रहा है, आप उसकी भी पड़ताल करेंगे तो आप देखेंगे कि कास्ट को हमने जिस रूप में समझना शुरू किया है, उसकी शुरुआत में ही हमारे पास यूरोप आकर खड़ा हो गया है और हमने लगभग यूरोपियन टर्म्स में कास्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है और कास्ट को समझने की कोशिश की है। और अब तो कास्ट को लगभग माथे में बिठा लिया है इस रूप में कि अब कास्ट के अलावा कोई और शक्ति या कास्ट को हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करने की स्थिति में आ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग लगता है कि यूरोप के गुलाम बन गए हैं और हमारा सारा ज्ञान जो है लगभग वहीं से आ रहा है। और अब भी हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी समझें, उन्हीं के टर्म्स में समझें। अब मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ संकेत में ये कहा है कि आप जिसको समझ रहे हैं कि यही सही है, वो उसका बेस ही ऐसा कुछ है कि आपको एक निश्चित दूरी तक ही समझने में सहायक हो पाता है। तो मैंने जो बात कहना चाहिए वो ये है कि इतिहास से मुक्त होइए, लेकिन इस सभी इतिहासों से मुक्त होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इस इतिहास से मुक्ति की कामना करता हूँ जिसमें कि आप अपने ज्ञान को लगभग सुपुर्द कर दे रहे हैं उस यूरोपीय नॉलेज के पास, अपने को सुपुर्द कर दे रहे हैं जहाँ से गुंजाइश बननी बंद हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जिसको हम प्रोफेशनल हिस्ट्री कहते हैं, वो 1809 और 1874 के बीच की एक परिघटना है। उसके पहले का जो इतिहास था वो बिल्कुल अलग किस्म का इतिहास था। और उस इतिहास में जब आप जाएंगे, हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, हम लोग अपने देश में भी अब जब इतिहास की बात करेंगे तो कुल मिलाकर जो बात करेंगे वो 19वीं सेंचुरी की ही बात करेंगे। और 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ इतिहास और साहित्य बहुत आसपास होता था, एक दूसरे का इलाका मिला जुला होता था। और उस समय का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतिहास पढ़ रहे हैं या साहित्य पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो लगेगा। साहित्य इतिहास के रूप में लगने लगेगा और इतिहास साहित्य के रूप में लगने लगेगा। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलजुल जाती हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये एक ऐसी समस्या है जिस पर कि हम रुक कर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। कल एक बात आ रही थी बार बार कि ह्यूमन रिलेशंस को इतिहास से बाहर रखा गया है। ये बात मनिंद्र ठाकुर कह रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अतीत चिंतन, ये मैं दीपक जी की बात से आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, कि हम अतीत चिंतन नहीं करते, अतीत विश्लेषण करते हैं, अतीत ग्रस्तता के शिकार होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ हमारे इस इतिहास में अट जाए और यहीं से मुझे गणेश जी का जस्टिफिकेशन मिलने लगे, यहाँ सरस्वती नदी भी मिलने लगे, यहाँ सब कुछ मिलने लगे और इस इतिहास को हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर लें। यानी कि इतिहास को हमने एक किस्म से ऐसा बना दिया कि जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, इस तरह से इस्तेमाल कर सकें जिसमें कि हम इतिहास को लगभग ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक और ऐसी चीज़ बना के पेश करें जहाँ से कि बात प्रमाणित हो जाए। तो मित्रों, इतिहास अतीत के बारे में एक किस्म का इंटरप्रिटेशन है, ओनली इंटरप्रिटेशन नहीं है। अतीत के बारे में इतिहासकार अपने तरीके से, खास तरीके से समझते हुए इतिहास अतीत की बात करता है, लेकिन अन्य लोग अन्य तरह से बात कर सकते हैं। इसकी संभावना भी आप अपने दिमाग में रखिए। मैं एक लंबी छलांग लगाते हुए मैं उस खतरे की तरफ जाना चाहता हूँ जो इतिहास और साहित्य के बहुत ज़्यादा आसपास आने से पैदा हो सकता है। क्योंकि मित्र ऐसे भी आवाजाही की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वर्तमान में जो हम चाहते हैं वो इतिहास से बुलवाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा खतरा है। जब आप इतिहास को साहित्य की तरह और साहित्य को इतिहास की तरफ पढ़ने लगते हैं तो ये खतरा खड़ा होता है। वीको से लेकर, मैं जानबूझकर मैं वीको का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वीको से ही वो यात्रा शुरू होती है जो एक तरह से फूको में आकर एक कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुँचती है, जहाँ पर कि हम इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में, पावर के बारे में, तमाम तरीकों के बारे में यूरोप में रहते हुए भी यूरोप के जो पैरामीटर्स हैं या वो जो घेरा है उसके बाहर जाने की संभावनाएं तलाश रहे होते हैं। तो ये जो वर्तमान है
वो इतिहास को बना रहा है, लेकिन वर्तमान इतिहास को इस तरह से न बनाए जिसमें कि हम इतिहास से वो कुछ बुलवाने की कोशिश करें जो हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो इतिहास से संतुष्ट है। उसे लगता है कि उस कम्युनिटी का इतिहास तो वहाँ है ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के केंद्र में वही कम्युनिटी है और उसके अपने इंटरनल नैरेटिव्स जो हैं वही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। आप जब तक उन टर्म्स में बात नहीं करेंगे तब तक वो आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। और हर आदमी इतिहासकार है, हर कम्युनिटी के पास अपने इतिहासकार मौजूद हैं जो उस अपने इतिहास में चाहते हैं कि हमारी बात ही प्रमाणित हो और उनको तथ्यों की तरफ भी नहीं जाना है। तो इस कारण से एक समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो इतिहास बन रहा है वो किसी की परवाह ही नहीं कर रहा है। वो ये मान ही नहीं रहा है कि हम ऐसा इतिहास बनाएं जो प्रमाणित हो। तो अब कल रविभूषण जी एक बहुत प्यारी सी बात कह रहे थे जो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी कि हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था कॉलोनियल पीरियड का, उसको पोस्ट कॉलोनियल समय में तोड़ा नहीं गया, जबकि उपन्यास या किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। यानी कि हम एक तरह से इतिहासकार लोग मदद कर रहे थे उसमें, उस पूरी प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं और एक तरह से इस सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हम स्वाधीन हुए ही नहीं हैं। दरअसल जो मूल बात वो कह रहे थे, और इसलिए हम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर के तोड़ने की पूरी घटना की पड़ताल करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रुक सा गया और मुझे लगा कि शायद एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है इस बात से। वो कंफ्यूजन किस तरह का है कि जब हम स्ट्रक्चर के टूटने की बात करते हैं तो हम बहुत सारे जो प्रयोग हुए हैं उसकी तरफ शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ऐतिहासिक विकल्पों की तरफ या जो उपलब्ध विकल्प थे उस पर बहुत गहरी बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही आसान है कि जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाए, बहुत आसान है, सबसे इजी वे आउट है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है जवाहरलाल नेहरू आदि आदि। यानी कि उस समय में जो परिवर्तन लाने जाने चाहिए थे वो नहीं लाए गए, इसीलिए हमारे समाज में इस तरह की समस्याएं पहले से बनी रही। ये वो क्रूशियल पॉइंट है जहां आपके विवेक की परीक्षा होती है, और वो जो विवेक है उसका इतिहास से और साहित्य से ज्यादा संपर्क आपके सामाजिक विवेक से है। और मुझे बार बार ये लगता है, खास के कल मुझे लग रहा था कि हमें अभी बहुत जरूरत है कि न्यू डिसिप्लिन की। अब इतिहास पर्याप्त नहीं है हमारी समस्याओं को पूरी तरह समझने के लिए। साहित्य अपने आप में बहुत विमुग्धकारी एक संसार रच लेता है जहां हम खुश हो लेते हैं, मैला आंचल पर मुग्ध हो लेते हैं। लेकिन जब उसी मैला आंचल के लेखक को परिकथा में हम देखते हैं कि वो लगभग स्टेट की भाषा बोलने लग रहा है और वो ग्रीन रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट कर रहा है, तब हम लोग को चौंक जाना चाहिए। तब हमको ये लगना चाहिए कि आखिरकार एक इतिहासकार की अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि उसको कई चीज़ों को समझना पड़ता है, प्रामाणिकता से जांच करनी पड़ती है, उसको एक पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन रेणु के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो लगभग स्टेट की भाषा बोल रहे हैं। अब मैं रेणु पर अविश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मत समझिए कि इतिहास के इस नॉलेज का दबाव सिर्फ इतिहासकारों पर है। खुद साहित्यकार भी जो हैं वो उसी इतिहास के दबाव में है। और मुझे ये लगने लगा है अब कि ये दबाव इतना भयंकर है कि पूरी जिंदगी काम करते हुए राहुल सांकृत्यायन इतिहास के दबाव में रहे। आप गौर से देखिएगा कि उनका जो इतिहास, जबकि बहुत बड़ी चीज वो रच रहे थे और बहुत बड़ा कुछ वो कर सकते थे, लेकिन इतिहास का दबाव राहुल सांकृत्यायन में रहा। उसी तरह से अमृतलाल नागर पर भी इतिहास का भयंकर दबाव। मैं करवट का उल्लेख करना चाहूंगा चलते चलते। करवट में सबसे ज्यादा हिस्ट्री के नजदीक रहने की कोशिश की है अमृतलाल नागर ने, और वो किसी भी तरह से अमृत और विष और बूंद और समुद्र के लेवल का नहीं हो पाया है। तो मेरी एक ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, इस बात पे जब विचार करें कि साहित्यकार को इतिहास के इतना नजदीक नहीं जाना चाहिए और इतिहास को कोई बहुत प्रामाणिक जैसा कुछ नहीं मान लेना चाहिए। साहित्य के भीतर अपनी शक्ति होती है, उससे जब वो देख रहा होता है तो सत्य को जिस रूप में, जितने स्ट्रक्चर्ड, जिस तरह के मल्टी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो देख सकता है, हो सकता है कि वो इतिहास से आगे की बात कह रहा हो।
लेकिन ये दबाव है, और ये दबाव इसलिए है कि पूरे ज्ञान तंत्र पर एक दबाव है, और वो दबाव जो है वो इतिहास को भी निर्देशित कर रहा है और वो सभी चीजों को दबाव में रखेगा। तो सबसे पहले इस मुक्ति की कामना की बात मैं करूंगा। मैं समझता हूं कि जब आप सोचें अपने समाज के बारे में, सामाजिक स्मृति के बारे में सोचें, तो आप सबसे पहले मुक्त होने की कोशिश करें। और ये मुक्ति का जो प्रयास होगा, ये अमूर्त जैसी बात आपको लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो वायवी है, लेकिन ठहर कर सोचिएगा कि क्या कारण है कि हमारे देश के इतिहासकारों को हमारे देश के दर्शन का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। हमारे अपने यहाँ कैसे दर्शन जो है मार्जिनलाइज्ड हुआ है। आप सर्वे करके देखिएगा कि कितने लोग हैं जो केसी भट्टाचार्य के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं कि त्रिकाल दर्शन जो है, जो त्रिकाल का कॉन्सेप्ट है, उसका इतिहास से क्या रिश्ता हो सकता है। भारतीय लोग जो हैं वो फिलॉसफी के ज्यादा नजदीक हैं। अभी भी मुझे लगता है कि आम भारतीय जो है, जो उतना प्रबुद्ध नहीं है, वो लेकिन भारतीय स्मृति को बेहतर तरीके से समझ रहा होता है। और इस बात को कैसे इसको कहा जाए, इसके लिए जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तो हम लोग कई तरह की जाल जंजाल में फंस जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये मुक्ति की कामना हमारी जो होगी, इसमें इतिहास और साहित्य की इन सीमाओं के बाहर जाने की बात होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन जो है, इसमें बहुत एक किस्म का सहायक तत्व भी हो सकता है। अब उस बारे में दुख मन और आत्मा और गोद, ये सारे शब्द जो हैं वो हिंदी सिनेमा में आपको मिलेंगे, हिंदी साहित्य में कम मिलेंगे और इतिहास में लगभग नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य को से भी उर्वर कोई जगह अगर है भारत के मानस को समझने के लिए, स्मृति को रखने के लिए, उसमें सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है। कम से कम सिनेमा की जो भाषा है, सिनेमा के जो पुराने गीत हैं, आप उनमें जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संकेत वहां से मिलेंगे पीछे लौटने के। तो पीछे लौटने का जो मतलब होता है, ये मत समझिएगा कि मैं आपको उस गहन अंधकार में, उस कुएं में फेंक रहा हूं जहां से कि आप उस क्या कहते हैं, ऑब्सक्यूरिटिज्म के उस जंजाल में आप फंस जाएंगे। वो नहीं कह रहा हूं। पीछे लौटना और रहना वर्तमान में और आगे की तरफ देखना, इसके बीच में एक बड़ा खेल चलता रहा है। हमारे एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम कोई नहीं लेता। उन्होंने हम लोगों को एक बार कहा था, मतलब कहा है, अपनी एक छोटी सी किताब है, वो ये कहते हैं कि वर्तमान तो होता ही नहीं है, जो हुआ वो उसी पल भूत का हिस्सा हो जाता है। हमारे पास वर्तमान नहीं होता, हमारे पास या तो भूत होता है या भविष्य होता है। यानी कि जो हो रहा है, जो अभी मैं जो बोल रहा हूं, वो इसी पल इतिहास हो जाना है। और इसीलिए हम फ्यूचर और पास्ट के बीच में झूलते हुए एक अदृश्य वर्तमान की स्थिति से सोच रहे होते हैं। दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ती है, और आप चाहें तो इसको उससे जोड़ सकते हैं, वो ये कि भारत का जो विवेकशील अशिक्षित है, वो हमारे बहुत सारे कुशिक्षित शिक्षित से बहुत बेहतर तरीके से भारतीय मानस को समझ सकता है, भारतीय स्मृति को समझ सकता है। आप गौर करिएगा कि हमारे इतिहासकार मित्र जो हैं वो 1857 को नहीं समझते। अब सर्वे कर लीजिएगा कि बड़े इतिहासकार जो है 1857 के बारे में क्या बातें करते रहे हैं। अब सर्वे करके देख लीजिएगा कि हिंदी के बारे में महान इतिहासकारों की क्या राय है। आप सर्वे करके देख लीजिएगा कि कास्ट के बारे में भारत के महान इतिहासकारों की क्या राय है, और अपने देश के अतीत के बारे में इतिहासकारों की क्या राय है। और अधिकांश जगह पर आप देखेंगे कि भारतीय इतिहासकार एक किस्म की ऐसी ज्ञान मीमांसा में व्यस्त है और अत्यंत क्लिष्ट एक किस्म का संसार वो रच रहा है, जहां से अपने लोगों से संवाद करने की स्थिति में वो आज नहीं है और कल और भी नहीं रहेगा। इसकी पूरी व्यवस्था इतिहासकारों ने कर रखी है।
लेकिन मित्रों, जब इतिहासकार को जब निशाने में आप रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसी इतिहासकार के पीछे साहित्य का समाज भी चल रहा है। तो जब इतिहासकार को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो उन तमाम साहित्यकारों को भी इसमें मैं शामिल कर रहा हूं जो इतिहास के पीछे पीछे चलने वाले साहित्यकार हैं। अब मैं अंतिम बात की तरफ बढ़ता हूं। मुझे ये लगने लगा है, और ये बात 15-20 सालों से मैं कह रहा हूं, कि इतिहास और साहित्य के बीच के अंतर संबंध को समझने के लिए हमको साहित्य की शक्ति, इतिहास की संभावना, इन दोनों को मिलाने की जरूरत है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, इसमें मैंने लिखा भी है, कि वृंदावन लाल वर्मा ने लक्ष्मीबाई पर बहुत सारे तथ्य जुटाए थे, बहुत सारे तथ्य, और जुटाने के बाद अंत में वो उनका एक इतिहास लिखना चाहते थे। तो उन्होंने पाया कि अगर वो इतिहास लिखेंगे तो वो सब बातें उनसे छूट जाएंगी और उनको एक दूसरे तरह की बात कहनी पड़ेगी जो उनको, उनके दिल को गवारा नहीं है। तो अंत में उन्होंने तय किया कि वो उपन्यास लिखेंगे, और उस उपन्यास में जो लक्ष्मीबाई की जो छवि आई है वो छवि इतिहासकारों को स्वीकार नहीं रही। और जब 1857 पर 150 साल पूरे हुए और लोगों ने सोचना शुरू किया कि 1857 पर कैसे विचार किया जाए, तो देखा गया कि उस उपन्यास में जो कुछ था, इतनी गहनता से लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है, इतिहास में कहीं नहीं कहा गया है। यानी कि वृंदावन वर्मा को ये लगा, और जो बिल्कुल सही लगा, कि इतिहास में आप ये बातें नहीं कह सकते, और वृंदावन लाल वर्मा को इतिहासकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। ताप्ती राय तक ने भी उस तरह से नहीं लिया। महाश्वेता देवी की बात इस संदर्भ में करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीबाई पर लिखा, और आप देखेंगे कि इतिहास का जैसा इस्तेमाल, इतिहास की जैसी संभावना ये लोग निकाल पा रहे हैं, साहित्यकार लोग, वैसे ये लोग दूसरे लोग नहीं लगा पाते। अंतिम बात की तरफ मैं जाऊंगा। एक और उदाहरण, मैं जानबूझ के उदाहरण हिंदी का ही ले रहा हूं ताकि आपके लिए ये ज्यादा सुगम हो। भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक हैं वर्मा, क्या भगवती चंद्र वर्मा। हाँ, तो आप देखिएगा कि एक उपन्यास में वो इतिहास के पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब लगभग उनका जो पूरा नैरेटिव है वो इतिहास पर आधारित है। लेकिन भूले बिसरे चित्र में वो एक साहित्यिक की दृष्टि से सोच रहे हैं, तो वो एक बेहतर उपन्यास बना है। मैंने नागर जी का नाम पहले ही रखा है। तो एक और उदाहरण दूंगा, तो आप यंग लोग, नौजवान लोग देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है उसको देखने की दो दृष्टि आपके सामने है। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको आप यहां से समझ सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया पर एक एस गोपाल की दृष्टि है और दूसरी अमृतलाल नागर की दृष्टि है। आप कभी तुलना करके देखिएगा कि दोनों की दृष्टि में क्या फर्क है। जो नागर के लिए महत्वपूर्ण है वो एस गोपाल के लिए नगण्य है, अधिकतर क्षेत्र में आप देखेंगे। तो इतिहासकार के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो साहित्यकार के लिए नगण्य है। मुझे याद आ रहा है कि इंडिया टुडे में जब राम जन्मभूमि का जो मामला बहुत तेजी से सामने आया था, तो उसमें एक चिट्ठी छपी थी। वो चिट्ठी लिखी थी किसी अमृतलाल नागर ने, बहुत सामान्य तरीके से चिट्ठी को छापा गया था। तो मैंने ये सोचा कि अमृतलाल नागर की चिट्ठी जो है सामान्य चिट्ठी के रूप में इंडिया टुडे ने क्यों छापा। अब अयोध्या पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो कि अयोध्या की डिबेट पर माधव मिश्र ने बहुत बढ़िया कुछ लिखा है। इतिहासकार तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो उस ओर कभी नहीं मुड़ेगा। इतिहासकार की पूरी दृष्टि में वर्नाकुलर स्पेस जो है, वो कल कोई ट्राइबल के बारे में पांडे जी बोल रहे थे, वर्नाकुलर स्पेस एक बहुत ही गंदा है स्पेस है। आप इतिहासकार बहुत उसके प्रति बहुत संवेदना से या उसके प्रति बहुत संभावना से नहीं देख रहा होता है। और ये कड़वी बात आपके सामने बोलते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आप इतिहासकारों से ये उम्मीद कतई न रखें। आप इतिहासकार पैदा करें, और वो इतिहासकार जो ये काम कर रहे हैं उनकी तरफ देखने की कोशिश करें। इतिहासकार एक ही तरह के नहीं होते हैं, मैंने पहले ही कहा था।
बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत तरह का इतिहास लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से साहित्य में उन इतिहासकारों की तरफ ही लोग टकटकी लगाए देखते हैं जिनके सितारे चमकते हैं, जो सितारे की तरह चमकते हैं। तो वर्नाकुलर स्पेस के जो हिस्टोरियन हैं उनकी तरफ भी देखिए और देखने की कोशिश करिए कि क्या कारण है कि आज जो है हमारे लिए उस तरह के इतिहास की खास जरूरत आन पड़ी है। दीपेश चक्रवर्ती को मैं थोड़ा अपवाद के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने 10-12 सालों में जो कुछ लिखा है उसमें मैं देखता हूँ कि वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें कि वो ये जो वर्नाकुलर स्पेस है उससे जो आवाज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक किताब का जिक्र करना चाहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा। रणेंद्र ने एक उपन्यास लिखा है गायब होता देश, आप में से कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उस किताब में बहुत सारी कमियां हैं या हो सकती हैं, लेकिन उस किताब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने इतिहास की भिड़ंत करवा दी है साहित्य से, इतिहास की साहित्य से भिड़ंत हो गई है उसमें। आप उस टेक्स्ट को जब पढ़िएगा तो उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो उसमें एक पाएंगे कि वो इतिहास का एक सबवर्सिव टेक्स्ट भी वहां से पैदा कर रहे हैं। तो ये जो एक टेक्स्ट में इतिहास और साहित्य की सह उपस्थिति और उसके बीच का गेम है, उस बीच का जो खेल है, उस खेल को आप जो मतलब डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आप पाएंगे कि इस तरह के टेक्स्ट इन दिनों बहुत सारे छोटे छोटे रूप में हमारे पास आ रहे हैं। और इन टेक्स्ट को समझने के लिए हमारे पास वो 30-35 साल 40 साल पुराना जो फॉर्मेट है वो पर्याप्त नहीं है। मुझे ये लगना बहुत स्वाभाविक लगने लगा है अब कि अब हम उस स्पेस को अपने तरीके से अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। ये अलग तरीका कैसे हो सकता है, इस पर हम लोग साहित्यकार, दर्शन के लोग, इतिहासकार को सबको मिलजुल कर सोचना पड़ेगा। कोई अलग अलग वेल डिफाइंड स्पेस नहीं है, कोई अलग अलग वेल डिफाइंड स्पेस नहीं है। इन स्पेसेस के बीच में आवाजाही जो है वो ऑलरेडी ऑन है, लेकिन उस आवाजाही को समझ निकल रैक का उदाहरण दे रहे थे मनिंद्र जी और कह रहे थे कि हमने जो समझा है दर्शन वगैरह को, वो हमने प्रेमचंद और अज्ञे वगैरह की बात कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी स्मृति, हमारी अपनी स्मृति है, क्योंकि हमारी अपनी स्मृति हमें कह रही है कि जो हमने सीखा है वो इस प्रक्रिया से सीखा है। तो समाज के भी तो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्या हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते? हमारे गांव में जो इतिहास है, हिस्ट्री रिमेम्बर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, हिस्ट्री कैरिड विद इन, वो इतिहास हमारे पास खड़ा क्यों नहीं है? और जो इतिहास हमने ओढ़ लिया है और जो इतिहास हमने मान लिया है, वो इतिहास और जो हमारे इतिहास हमारे भीतर पल बस रहा है या अभी भी विस्मृत नहीं हुआ है, उस इतिहास की मुठभेड़ क्यों ना हो? और ये मुठभेड़ कराने का दायित्व इतिहासकार ही क्यों ले? हम सब मिलजुल कर क्यों ना लें? इस अपील के साथ कि इस मुठभेड़ को आप विभिन्न स्तरों पर शुरू करें और इस मुठभेड़ में हम पाएंगे कि हम अपने अतीत के बारे में एक बेहतर समझ पैदा कर रहे होंगे एक कलेक्टिव प्रयास के तहत। और तब हम देखेंगे कि एक तरफ से इतिहासकार भी मदद कर सकता है, दूसरी तरफ से साहित्यकार भी मदद कर सकता है, लेकिन दर्शन हमें इस मामले में जरूरी एक थर्ड फैक्टर के रूप में मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जिससे हमने अपना मुंह मोड़ रखा है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक विशेष किस्म की मांग रखता हूं। मेरा अपना विश्वविद्यालय है और मैं 15-20 सालों से इससे अलग हूं और मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लिखे लोगों को इसी विश्वविद्यालय में नहीं रह जाना चाहिए, इनको बाहर जाकर पढ़ाना चाहिए और बाहर के लोगों को इस विश्वविद्यालय में भी आना चाहिए। यहीं पढ़े, यहीं पढ़ाया, यहीं रिटायर हुए, उसमें एक किस्म का एलिटिज्म पैदा होता है। 25-30 सालों में, पुराने दिनों में जो चीज़ आपको अलग बनाती थी, आप गौर करेंगे कि बाद में आप चलकर उसी एक खास किस्म के प्रोग्रेसिव एलिटिज्म के आप शिकार हो जाते हैं। लेबर एरिस्टोक्रेसी, इस पर एक लेख लिखा है रिक हॉब्सबॉम ने।
लेबर और एरिस्टोक्रेसी एक साथ कैसे पैदा होता है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नौजवान साथियों की तरफ खास तौर से मुखातिब हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस देश को अगर अपना देश समझते हैं, पूरे देश को परिसर समझिए और देश के तमाम जगहों में जिस तरह का नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रति सेंसिटिव होइए और देखिएगा कि परिस्थितियां उतनी खराब नहीं हैं जितनी यहाँ से दिख रही हैं। हम सबको ये समझना होगा कि हमारे दायित्व जो हैं वो बहुत गंभीर दायित्व हैं। हम इन सब में मिलजुल कर काम कर सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मेरा टेक्स्ट जो है वो बहुत लंबा था, उसको मैंने पढ़ा नहीं आपके बीच में। अगर ज़रूरी हो तो मैं देवेंद्र जी को ये दे दूंगा, काफ़ी लंबा है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसका एक हिंदी वर्जन बहुत अच्छी तरह से एकदम हिंदी में अलग से लिखूंगा और मैं आप देवेंद्र जी को दूंगा। अगर इसको आप प्रकाशित करते हैं तो ये हमारी तरफ से हमारे वक्तव्य का साथ संक्षेप होगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हितेंद्र जी। आपने एक निवेदन के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया। ये तो जाहिर है कि जेएनयू के सभी छात्र छात्राएं जेएनयू में एम्प्लॉयड नहीं ही हो जाते और पूरे देश में जाते रहते हैं, पर हितेंद्र जी की बात को हम सब गौर से देखें। हितेंद्र जी ने कुछ एक बात की कि कुछ अलग होने की बात की, और अलग तो बहुत कुछ इस देश में इस समय हो रहा है। उन्होंने कुशिक्षित विद्वान और सुशिक्षित अपर की तरफ जो इशारा किया, ऐसे दोनों वर्गों ने मिलकर इस समय, कल भी इतिहास और साहित्य और समाजशास्त्र के मसले पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई, आज भी चर्चा होगी, आप कहानियां सुनेंगे। पर इन दिनों जो जिन हमारे देश की जिस संस्कृति के ठेकेदार लोग संस्कृतियों का विविध रूप बांट रहे हैं और जन जन तक इतिहास और साहित्य को सरल करके पहुंचाने का ठेका लेकर दूरदर्शन पर आ रहे हैं और अकबर MTNL के का कनेक्शन बांट रहे हैं और कहीं जोधा फेसबुक पर ट्वीट कर रही हैं, और जैसे जैसे लेखक फेसबुक के जरिए अब लाइक किए जाते हैं, इन पूरे मसले में तथ्य सत्य कल्पना के साथ सिनेमा और धारावाहिक के जरिए प्रयोग के नाम पर जो जो अत्याचार हो रहा है उस सब को हम लोग झेल रहे हैं। हम बौद्धिक विचार करने वाले लोग विचार भी बहुत करते हैं, पर शायद इन विषयों पर हमारे देश की संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे साहित्य, हमारी मानवता, इन सब के साथ जो जो अत्याचार हो रहा है उस दिशा पर हम लोग शायद सोचने भी नहीं लगते। कुछ लोग कुछ साहित्यकार हैं जो इन विषयों की चिंता में रखकर कहानियां, कविताएं लिख रहे हैं। और जिस तरह से अलग धारणा से हितेंद्र जी ने विचार किया, इसी तरह से कुछ अलग सोचने के लिए जो जल्दी से तैयार नहीं होते हैं और बहुत ही जटिल बात को बहुत ही सरल बनाकर प्रस्तुत करने के लिए सावधान रहते हैं, ऐसे प्रोफेसर रामबख्श भारतीय भाषा केंद्र के आचार्य हमारे बीच हैं। प्रेमचंद के विशेषज्ञ, लेकिन कभी वे मानते नहीं कि मैं उनका विशेषज्ञ हूँ। प्रोफेसर रामबख्श। नमस्कार। इस कार्यक्रम की जब रूपरेखा बन रही थी तो मुझे देवेंद्र चौबे ने दो बातें बताई और दोनों बातों से मुझे बड़ा थोड़ा चैलेंज जैसा लगा, डर सा लगा। मुझे डर थोड़ा जल्दी लग जाता है और उसको दूर होने में थोड़ा सा समय लगता है, और जो पहली बार देख करके रह जाते हैं उनको लगता है कि डरपोक है और तब तक वो अपना हथियार रख देते हैं, बाद में मारे जाते हैं। वो ये गलत बात है। बातें दो बताई। एक तो ये कहा कि इस सत्र में कहानियां पढ़ी जाएंगी और पहले आप अपना वक्तव्य दे दो। तो मैंने कहा कहानी के साथ में वक्तव्य दें, सुनेगा कौन भाई? कोई कहानी सुनेगा ना,
तो हमारे वाले पन्ने को जल्दी पलट देगा। तो कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा बोलें जो कहानी के बाद भी हमारे पास में कहने के लिए हो, या उनको लगे कि हाँ ये भी कोई बात है। ये एक चुनौती थी। दूसरी जो समस्या थी वो मुझे ये धमकी दी कि हितेंद्र पटेल बोलेंगे। मुझे ये बड़ा समझदार लगता है और है भी। मैंने कहा ये दरिदा फूको शास्त्र वो सब कर देगा, साहित्य संस्कृति सब कला बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी बात कह देंगे। तो मैंने ये निवेदन किया कि पहले इनका जो दिव्य भाषण है वो आप कर दें, और फिर अगर फिर भी कोई बात बची रह गई तो मैं 2-4 बातें आप लोगों के सामने रख। और हमारी इस पवित्र भारत भूमि जो है, इसमें समझदार लोगों को पसंद नहीं किया जाता। तो एक समस्या ये भी है, हालांकि मुझे हितेंद्र पसंद है और मैंने इनको भी कहा कि पहले आप अपनी बात कह दें। और जाहिर है कि इन्होंने बहुत छद्म शास्त्रीय तरीके से पूरे शास्त्र को, इतिहास को समझा दिया। छद्म इसलिए कि शास्त्र आपको दिखता नहीं, लेकिन बोलते समय इनके मस्तिष्क में वो शास्त्र था, इसलिए उन सब बातों को मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक बात उन्होंने कही कि इतिहास तो 5-6 तरह का होता है। अब किसी पर भी बात करो कि ये तो ये है ही नहीं, इतिहास है ही नहीं। अब वो 6 तरह का इतिहास हम तो जानते ही नहीं, हम तो एक ही तरह का इतिहास जानते हैं भैया, घटनाओं का वर्णन। उसके आगे वाला एक, अगर आप कोई भी टिप्पणी करेंगे तो वो 6 दरवाजे हैं उनके निकलने के। तो इस किसी दरवाजे में से आपको निकलने की अनुमति नहीं है, आप अपने मुख्य दरवाजे पर रहें। और इसलिए तथ्य और सत्य, इसकी बात मैं वापस करूंगा। मैं अपनी बात प्रेमचंद से शुरू करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने कहानी कला पर एक निबंध लिखा। उस निबंध में उन्होंने उनकी 2 बातें उद्धृत कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने लिखा कि एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी असत्य है, और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। अब यहाँ पर यथार्थ और सत्य में अंतर, यथार्थ अलग सत्य अलग, ये क्या हुआ? इसके बाद प्रेमचंद ने उसी लेख में एक और बात कही, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है मुझे लगता है आज की चर्चा में, कि मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वे खुद अपनी समझ में नहीं आता, किसी न किसी रूप में वे अपनी आलोचना किया करता है, अपने मनोरहस्य खोला करता है। मनुष्य संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। आध्यात्म और दर्शन की भांति साहित्य भी इसी सत्य की खोज में लगा हुआ। अंतर इतना ही है कि वे इस उद्योग में रस का मिश्रण करके आनंदप्रद बना देता है। इसलिए आध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है और साहित्य मनुष्य मात्र के लिए। अब ये जो प्रश्न है तथ्य का, यथार्थ का, इसमें देखें कि कुछ चीजें होती है जो एकदम होती है। अब आप उनको भुला नहीं सकते, आप झुठला नहीं सकते। मसलन अशोक हुए थे हमारे देश में, औरंगजेब ने भारत पर शासन किया था, भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो था, तथ्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन आजकल परिस्थिति अलग ये है कि प्रत्येक तथ्य संदेहास्पद हो गया। ये तथ्य आज ही क्यों प्रकट हुआ? अब से पहले क्यों नहीं प्रकट किया आपने? और कौन कौन से तथ्य थे जिनको आपने छोड़ दिया? वो जो छोड़ा उसका निर्णय आप खुद करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते। आप जितनी अनुमति देते हैं, जैसी अनुमति देते हैं, तथ्य वैसा ही और उतना ही बोलता है। इसलिए तथ्य तो महत्वपूर्ण होता ही नहीं, उस तथ्य को बुलवाने वाला महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, इतिहासकार महत्वपूर्ण है। हम इतिहास को नहीं पढ़ते, इतिहासकार को पढ़ते हैं। तब ये इतिहास वस्तुगत कैसे हुआ? इस कला में बहुत सारे इतिहासकार विशेषज्ञ हैं और तथ्यों को बदलने की और तथ्यों से अपनी बात कह लेने की कला के आचार्य हमारे रामविलास शर्मा हैं। कोई भी हो सकता है, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो तथ्यों का उपयोग करने में उतना ही समर्थ है। असल बात क्या है?
असल बात यह है, मुझे लगता है कि निष्कर्ष पहले इकट्ठे हो जाते हैं, पहले निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं और तथ्य बाद में जुटा लिए जाते हैं। फैसला पहले हो जाता है, प्रमाण बाद में प्रस्तुत किया जाता है। चयन पहले हो जाता है, चयन समिति की बैठक बाद में आयोजित होती है। पहले तय कर लो किस ओर हो तुम, फिर बहस कर लेते हैं। ये जो इतिहास का आत्मगत हिस्सा है वह तो कहानी है जो आपने गढ़ ली, ये प्रमाणित करने के लिए कि हमारे द्वारा आविष्कृत खल पात्र दरअसल खल पात्र ही है। बलात्कार इसी ने किया था, हत्या इसी आदमी ने की थी, पहले इसको पकड़ लो फिर प्रमाण जुटा लेंगे। इसलिए दरअसल क्या हुआ था इसे कोई आसानी से प्रमाणित नहीं कर सकता। इसी कारण हम इतिहास ही नहीं पढ़ते बल्कि उस इतिहासकार को पढ़ता है कि वो इस घटना का वर्णन कैसे करता है। पुराने जमाने में हमारे देश में बहुत लोग निरक्षर थे, आज भी बहुत बड़े निरक्षर हैं, लेकिन वो जो निरक्षर लोग हैं वो कहते हैं कि साहब बोलने से क्या होता है, बोलना तो मिट जाता, इसलिए आपने कुछ कहा, आज का ये कहा, कल और कह दिया, तो वो नहीं, लिखित होना चाहिए। शब्द जो है लिखित प्रमाण होता है क्योंकि वो अमिट होता है, कहा हुआ बदला जा सकता है। अभी एकदम छपा है, अखबार में छपा, एकदम सही है। और जब ये प्रमाणित हो गया तो हमारे पत्रकारों ने कर्तव्य दिखाना शुरू किया और इतना कर्तव्य दिखाया कि ये हुआ कि लिखा हुए का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या लिख दिया। फोटो देख लो, फोटो छपा हुआ, फोटो तो मानोगे, ये देखो ये पैसा ले रहा था, ये हमने फोटो खींच दिया, फोटो जर्नलिज्म आया, वो बहुत ही सही, एकदम सही है। फिर कहा नहीं ये तो फोटो क्या है, तो मकान किराया ले रहा था या दे रहा था, तुमने इसका फोटो छाप दिया, मुंह थोड़ा टेढ़ा करके छाप दिया जिसमें ये भ्रष्टाचारी लगे, अच्छा भला आदमी। तो कहा नहीं ये सही नहीं, तो क्या करें, तो कहा वीडियो बना लो इसका। और वो वीडियो जो है वायरल हो गया, वायरल होके और विज्ञापन दिया और वो टीवी में खूब दिनों तक चला। 5-6 महीने बाद में पता चला कि ये तो फर्जी तो डॉक्टर्ड वीडियो आ गया। अब पता ही नहीं चलता, भीड़ तो जनतंत्र दिवस की थी, आपने दिवाली के अवसर पर दिखा दी या स्वागत में दिखा दी। और इसलिए इस उत्तर आधुनिक समय में कोई भी प्रमाण ही नहीं है, और इसलिए विश्वसनीयता का जो संकट है वो कुल मिलाकर के एक तरह का इतिहास का संकट बन गया। ऐसा मुझे कई बार लगता है, निराशावादी हो गया, बुढ़ापे में आदमी वैसे ही थोड़ा निराशावादी हो गया। अब प्रेमचंद कहते हैं कि मनुष्य तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या करता रहता था, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, इसको क्या तो करना था और क्या इसने कर दिया। अभी अभी पक्के दोस्त थे, साथ साथ रहते थे, खाते थे, सोते थे, और फिर अदालत में संबंध विच्छेद का एप्लीकेशन लगा दी। किस पर भरोसा करें, सोचा था, तय किया था, कसमें खाई थी कि कभी गुड़ नहीं खाएंगे, तो खा लिया। अब ये खा लिया ये तथ्य है या नहीं खाना चाहते थे वो भी तथ्य है। मुझे नहीं पता कि मैंने कब जीने मरने की कसमें खाई थी, अब तो उसकी जाको मुख देखे दुख उपजे वो वाली हालत हो गई। तो सच और झूठ क्या है, इसलिए हर चीज कहानी न है, कहानी तो कहानी गढ़ लेते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे दोस्तों ने मक्खन खाया और मेरे चेहरे पर पोत दिया, मैंने कहा मक्खन खाया, और यशोदा ने जो है मान लिया इसको। जब यशोदा मान सकती है तो आप और हम हैं क्या चीज, उसने भी हंस करके टाल दिया उसको। अदालत संदेह के आधार पर किसी भी मुजरिम को बरी कर देती है, और संदेह तो है ही, इसलिए कोई भी तथ्य है ही नहीं, वह तो निर्मित तथ्य है। मैं कहता हूं इसलिए तथ्य है, मैं कह रहा हूं ना, सारी बहस के बाद बचेगा क्या, प्यारे हरिचंद की कहानी रह जाएगी, वो कहानी बचेगी, तथ्य नहीं बचेगा। जो बातें मेरे बारे में करते हैं वे बातें रहेगी, मैं नहीं रहूंगा, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, मेरा तथ्य तो समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरी कहानी का सत्य तब तक रहेगा जब तक कहने वाले रहेंगे। इसलिए स्मृति का इतिहास कल्पित या निर्मित होता रहता।
इतिहास की बात करते करते न जाने क्यों अखबार और अदालत के उदाहरण मन में आते रहते हैं। हत्या हुई, रामदास की हत्या हुई, रघुवीर साहब ने लिखा है तो हुई, अवश्य हुई होगी, लेकिन इस आधार पर किसी को फांसी नहीं हो सकती। ये प्रमाणित करने की जरूरत है कि इस हत्या का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। हत्या से नहीं, हत्या के उद्देश्य से फांसी होगी। और जो भी बात हो, ये तथ्य है, लेकिन ये तथ्य उस उद्देश्य से तय होगा। इसलिए तथ्य अपने आप में अधूरा, वो तो कुछ कहता ही नहीं, उसके पीछे आपको मोटिव लगाना पड़ता है। चलिए प्रेमचंद के माध्यम से बात करते हैं। प्रेमचंद तो हमारे बड़े लाडले कथाकार हैं और हम लोग जब भी थक हार जाते हैं तो बुढ़ा काम आता है तो हम उसमें से उदाहरण देते हैं। अपनी बात को के संदर्भ में उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम नाम का उपन्यास लिखा, कल इसका जिक्र किया था, का बहुत अद्भुत उपन्यास लिखा। उसमें जो इतिहास है आहा कमाल का। और उन्होंने लिखा कि ये जो जमींदार है, उस समय प्रेमचंद ये सोचते थे कि जमींदार किसान का सबसे बड़ा शत्रु है, उससे बड़ा शत्रु किसान का है ही नहीं। इसलिए सारे खलनायकों का जो सर्वश्रेष्ठ खलनायक होता है, बुरे से बुरा कोई हो सकता है, तो वो ज्ञान शंकर बनाया, उसका चित्रण किया। इसलिए वो सबसे बड़ा खल पात्र। और इस पात्र को हम सब इतिहास के हिसाब से एकदम यथार्थवादी पात्र मानते हैं। सब प्रगतिशील आलोचक हमारे सब आराम से मानते हैं। लेकिन हुआ क्या, प्रेमचंद ने ये जो उपन्यास है ये असहयोग आंदोलन से पहले लिख दिया। उसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद प्रेमचंद के विचार बदल गए। प्रेमचंद ने कहा अरे नहीं, ये तो गलत हो गया, ये जमींदार किसानों का शोषक नहीं है, सबसे बड़ा शोषक तो अंग्रेजी राज है। तो कहा चलो इसको भूल सुधार करते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक संग्राम नामक नाटक लिखा और संबल सिंह नामक एक ऐसे खल पात्र का चित्रण किया जिसमें वो सारी बुराइयां उन्होंने हटा दी और कहा जमींदार तो ऐसा ही बिल्कुल दयनीय और वैसा पात्र है। इतना शक्तिशाली पात्र, और उसका ये जो परिवर्तन है ये किसी यथार्थ के परिवर्तन से नहीं हुआ, यथार्थ के बारे में लेखक की समझ से परिवर्तन हुआ। और इसीलिए ये तो एक तरह की कहना चाहिए इतिहास भी हमारी जो है कहानी है, आप उसको जितना वैज्ञानिक वस्तुगत और रियल आप माने। और आप देखते हैं कि जो मीडिया के समाचार चैनल और जो धारावाहिकों के जो चैनल है, दोनों कहानी है, दोनों में उतना ही आनंद आता है बोरियत के समय में। या फिर एक उदाहरण रघुवीर साहब का छोटा सा देना चाहता हूँ। रघुवीर साहब ने लिखा कि एक आदमी एक स्त्री से सच्चा प्यार कर सकता है तो वे दो स्त्रियों से भी सच्चा प्यार कर सकता है, और जब दो स्त्रियों से सच्चा प्यार कर सकता है तो वो 100 स्त्रियों से भी सच्चा प्यार कर सकता है। संभावना तो है ही। जब हमारे बाबा, हम के सबके बाबा तो हजरत प्रसाद द्विवेदी, तो हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये जो इतिहास परक काव्य है ये संभावनाओं का काव्य, ऐसा हो सकता है। जब बहुत समझदार लोग हैं तो हीरामन तोता भी बोल ही सकता है ना, इस संभावना में क्या है, आप इस इतिहास के पचड़े में क्यों पढ़ते हो। राजा ने एक विवाह किया, एक दो और कर सकता है, एक आध किसी को उठा के ले आया, कुछ का कुछ किया होगा। इसलिए इतिहास का दायित्व बड़ा खतरनाक सा होता है। हिटलर भी कहता था कि इतिहास के दायित्व का निर्वाह करने के लिए जर्मनी में फासिज्म बहुत जरूरी है। और हिटलर के विरोधी भी कहते थे कि ये भैया इतिहास ने हमारे ऊपर ये ड्यूटी दी है कि ये फासिज्म से हम इस देश को मुक्त करें। तो ये सब इतिहास के ही आधार पर चलते हैं। जूलियस सीजर जो है कहते हैं कि वो रोमन साम्राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा था। ब्रूटस ने कहा कि रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए सीजर को मारना बहुत जरूरी है। दोनों ने इसी के नाम से संघर्ष करते रहे। अब आप इसको कहाँ क्या करेंगे, कैसे उसका अर्थ करेंगे। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि इतिहास में जिस व्यक्ति के बारे में जितनी कहानियां बनती है वो उतना ही महान होता है। मसलन अकबर के बारे में बहुत कहानियां, तो अकबर महान। बेचारा औरंगजेब के बारे में कोई कहानी नहीं बनी, तो औरंगजेब की और जो भी कुछ कमियां होगी, लेकिन उसके चारों ओर स्टोरी नहीं बनी, कहानी नहीं बनी। अकबर बीरबल के किस्से मशहूर हुए जिसके कारण उसका इतिहास में स्थान ना। इसलिए अगर इतिहास में जिंदा रहना है, अगर आप भी चाहते हो,
तो अपने बारे में झूठे सच्चे किस्से पैदा कर लो। अच्छे अच्छे भले भले रहने वालों को इतिहास बहुत आसानी से भुला देता है। मेरी गलतियों से चाहो तो आप सीख सकते हो। हालांकि जब मैंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा तो आप क्या सीखोगे। आपने मुझे समय दिया, धैर्य और प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका आभार। अपने बारे में प्रचार करने की कला लगता है रामबक जी ऐसा ओजस्वी भाषण कहीं और 20 बरस पहले दिया होगा उन्होंने, तभी तो आजकल गूगल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इतने आत्म प्रचार होते हैं। और राजकमल चौधरी ने अपनी एक कहानी है हरिद्वार वास, उसमें लिखा है उन्होंने कि धर्म का विकास भक्ति से नहीं होता है, आडंबर और प्रचार से होता है। जब धर्म का विकास आडंबर और प्रचार से हो सकता है तो मनुष्य का भी विकास हो सकता है। बहुत सारे लोग इस आत्म प्रचार में लगे हुए हैं। और आजकल तो राजकमल चौधरी ने ही कभी वर्जना की थी कि साहित्य आत्म प्रचार और आत्म स्थापन का माध्यम नहीं हो सकता, पर इस समय साहित्य आत्म प्रचार और आत्म स्थापन का ही सबसे बड़ा जरिया हो गया है। और बहुत सारे लोग साहित्य के नाम पर, कल प्रकाशन जगत की चर्चा हुई कि प्रकाशन जगत से साहित्य, इतिहास और ज्ञान का बहुत प्रचार हुआ है, सही हुआ है, पर ये आधुनिकता की बार जब आती है ट्विटर से, गूगल से तो नहीं, ट्विटर और फेसबुक और क्या क्या चला है, इससे जो डरने लगे हैं वे अपनी मानसिक चिंता बचाने के लिए उधर जाने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि वहां जाकर कौन इस पचड़े में पड़े। थोड़े दिनों पहले सुना था कि काशीनाथ सिंह के नाम से किसी ने फेसबुक खोलकर लोगों को गालियां दे रहे थे। बाद में पता चला कि काशी जी का तो ब्लॉग, ये फेसबुक ही नहीं है, वो अकाउंट ही नहीं हैंडल करना जानते, और उनके नाम से गालियां दी जाती थी। तो ये साहित्य में ये सब आत्म प्रचार सब होता है। आज के समय में बगल एक दीवार पार करने के बाद के पड़ोसी तो नहीं पहचानते, लेकिन फेसबुक पर उन्हें 5000 मित्र होते हैं। मरने पर किसी को बुलाया जाता है। मरने रखने की चिंता में जो कहानियां रची जाती रही हैं, ये सारी कहानियां, इनमें से 5 हिंदी की मौलिक कहानियां और 2 हिंदी में अनुदित कहानियां, एक कन्नड़ से और एक उर्दू से अनुवाद आप लोग सुनेंगे। कुछ दिनों पहले जब युवार अनंत मूर्ति साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा था कि भारत 22 भाषाओं में एक बात बोलता है। तो आज आप 3 भाषाओं की कहानियाँ हिंदी में सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सचमुच भारत 22 भाषाओं में एक बात बोलता है। शिमला हमें बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब दिल्ली में हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं तब तो और भी अच्छा लगता है। पर शिमला में यदि पराजितों, वंचितों के और बेजुबानों के मुंह में जुबान डालने वाले कहानीकार और अपनी कहानी के माध्यम से वंचितों को केंद्र स्थल में लाने वाले कहानीकार हमारे बीच मौजूद हैं, श्री SR हरनोट। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी कहानी का पाठ करें। श्री SR हरनोट। वैसे तो आप सब ने मोबाइल साइलेंट मोड पर और गला कोट ही दिया होगा।